तो पेज नंबर 49 मार्च मंथ का हमारा ये चल रहा है, ठीक है। और मिस बाजी गुड इवनिंग, ठीक है। सो थैंक यू डिम्पल जी फॉर रिमाइंडिंग मी वीडियो को स्टार्ट करना है, ठीक है। चलिए, तो ये लाइमलाइट में क्यों था, न्यूज में क्यों था बेसिकली। तो एक हमारे यहाँ पे इंडिया में जैव टेक्नोलॉजी जो इंडस्ट्री है उसमें रिसर्च के लिए जो इम्पोर्टेंट है हमारा काउंसिल जो है BIRAC, है ना। यूपीएससी ये पूछ सकता है आपसे इसके बारे में। इसने एक रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। और बायो इंडिया का जो बायोटेक अर्थव्यवस्था के बारे में, ये अर्थव्यवस्था हो गया, अर्थव्यवस्था होगा, ठीक है। सो ये बेसिकली स्टार्टअप को ग्लोबल लेवल पे थोड़ा सा स्टार्ट करने के लिए या उसको एक्सपैंड करने के लिए मेंटरशिप इनिशिएटिव लिया गया है। यानी कि ये काउंसिल क्या करती है बेसिकली, अगर आपको कोई बायो से बायो का मीन्स जैव टेक्नोलॉजी या फिर कुछ ऐसा कुछ उससे रिलेटेड स्टार्टअप करना है, उसके लिए ये मेंटरशिप प्रदान करेगी आपको, ग्लोबल रीच आपकी बढ़ सके इसके लिए, ठीक है। तो पहले हम जरा सा इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। स्टैब्लिश कब हुआ था ये, पहले तो ये किस डिपार्टमेंट के द्वारा, डिपार्टमेंट है जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा, ठीक है। और ये 2012 में स्टैब्लिश हुआ। और ये गैर लाभकारी यानी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक इसका स्फेयर का, ठीक है। तो यह उद्योग अकादमिक और रिसर्च जो जो ऑर्गेनाइजेशन है या उनके बीच में क्या करता है बेसिकली, ये एक इंटरफेस के रूप में काम करता है, दोनों को बीच में एक कोऑर्डिनेशन कर कि भाई क्या चीजें करनी है, कैसे करनी है, इन सब तमाम तरह की चीजों को मैनेज करना है, तो उसके लिए ये गाइडेंस वगैरह देगा, ठीक है। बहुत सारी योजनाएं भी, ये इसका जो प्रोग्राम है वो भी प्रोग्राम भी चला रहा है। तो यूपीएससी आपसे क्या करेगी, यूपीएससी इस ऑर्गेनाइजेशन या इस काउंसिल द्वारा इनिशिएट लिए गए कोई भी जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को के का नाम आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी यहीं पे फोकस करेगी। बायोनेस्ट है, BIG है, सीड है, सीड फंड, लीप फंड है, जन केयर, अमृत ग्रांट चैलेंज, ये सब कुछ कार्यक्रम है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंशन करते चल रहा हूं। तो आप लोग टॉपिक भी नाम अगर आप लोग बुक में अगर लिख लेते हैं एक जगह पे, कहाँ कहाँ पे प्रीलिम्स के लिए, तो एक्स्ट्रा फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आप लोगों को, आप लोगों का रिवीजन बहुत जल्दी हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है शिवांगी जी। चलिए, अब बात कर लेते हैं कि जैव अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है। तो ये प्रोसेस है बेसिकली, जो जैविक संसाधनों यानी जो रिसोर्सेज हैं उससे संबंधित कोई रिलेटेड कोई नॉलेज हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है ताकि मल्टीपल जो सेक्टर्स हैं उसमें उत्पाद हो, उनका प्रोडक्ट हो, सर्विसेज हो, ठीक है, उसका कुछ सोल्यूशन वो प्रोवाइड किया जा सके और एक स्टेबल जो इकोनॉमी है इंडिया का वो हम बना सके। तो इसका ऑब्जेक्टिव है 2030 तक $300 अरब का एक ट्रेड करना है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है की तरह काम किया जा रहा है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट भी होगा अब आपका मेंस के लिए, क्योंकि जैसे मिशन जो है कोई मिशन के रूप मिशन मोड में अक्सर यूपीएससी फोकस करती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंस क्या है, तो भाई भाई जीडीपी में ये कंट्रीब्यूट कर सकती है, ये इसका ग्रोथ आप देख लीजिए, ग्रोथ लिखने की जरूरत नहीं है ना, वो पूछा जाएगा आपसे। यूपीएससी क्या कर रही है कि भाई आपको इलेवन टर्म्स में देखिए 10 बिलियन था, 24 में ये 165 हो गया, अब ये यानी कुल मिला के जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन का 4.25% है, यानी कुल मिला के आगे आने वाले वर्षों में भी इसमें ग्रोथ ही दिखेगी, ठीक है। 10 वर्षों में 50 जो स्टार्टअप थे उससे बढ़कर 10,000 से अधिक हो गई है बायोटेक्नोलॉजी में, है ना।
सस्ती दवाइयों के लिए एक वैश्विक हब बन सकता है। जेनरिक दवाओं के प्रोडक्शन में तो भारत ऐसे भी थर्ड रैंक पे है, ठीक है। और वैल्यू के हिसाब से अगर हम बात करें तो 14th उसका रैंकिंग है इंडिया का। भारत में दुनिया का लगभग 65% जो टीके हैं वो प्रोड्यूस होता है। तो ये पॉइंट आप मेंस में यूज कर सकते हो, प्रीलिम में नहीं आएगा, ठीक है। प्रीलिम्स में सब इस तरह के सवाल नहीं आएंगे, बट बेसिक तो आपको फिर भी करना होगा। और मैं बार बार कहता हूं, पहले भी कह चुका हूं मल्टीपल टाइम्स, आपको फिर से कह रहा हूं कि बिना बेसिक्स के आपका सिलेक्शन होगा। अगर इस गलतफहमी में है तो उसको दूर कीजिए। फूड सिक्योरिटी की बात करें तो जैव एग्री क्षेत्र है, जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फसलें हैं, ठीक है। और एक सेकंड, इसके अलावा पशु जैव जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से कृषि और मवेशियों की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई है, चाहे वो दूध हो चाहे उनका मांस हो, है ना। जॉब्स की बात करें तो ये ऑल ओवर 35 मिलियन रोजगार जो है जनरेट करने का एक मोटा मोटी एक एस्टिमेटेड एस्टिमेशन है, ठीक है। सो ऊर्जा सुरक्षा की बात करें तो जितना ज्यादा पशु उतना ज्यादा, या जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना वेस्टेज, और वेस्टेज से हम एनर्जी का की जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ा बहुत कम जरूर कर सकते हैं, जैसे कि एथेनॉल बना के, है ना। 1.53% था, उससे बढ़कर अब ये 15% हो गया है। टारगेट है 25 तक के लास्ट दिसंबर तक ये 20% हो जाए। इससे कच्चे तेल के का जो इंपोर्ट है और CO2 का जो इमिशन है दोनों में कमी आएगी। हमें बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधी सी बात है। एनवायरमेंटल बेनिफिट भी होगा, क्योंकि जो भी रिफाइनरी जो है वो क्या करती है, कृषि जो ई वेस्टेज कह रहा है, एग्रीकल्चर जो वेस्टेज है उसका यूज जैव ईंधन में किया जा सकता है, ठीक है। प्रदूषण नियंत्रण की बात करें तो जैव फॉस्फेट उर्वरक जो है और जैव कीटनाशकों रसायनों को उसकी कंजम्पशन को कम करते हैं और इकोसिस्टम को बेहतर बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जलवायु स्मार्ट फसलें, जैसे कि कोई अगर ड्राउट एरिया है वहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो चना का एक है, इससे एक सात्विक करके है, NC9, इसकी खेती भी अब स्वीकृत की गई है। ये यूपीपीसीएस प्री पूछ सकता है इस बार का, ये सात्विक क्या है। तो चना का एक फसल है, हॉर्स ग्रैम, ठीक है। मिसबा जी चलिए। तो जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली पॉलिसी और अगर हम योजनाओं की बात करें तो कौन कौन सी योजनाएं भारत सरकार, तो मैंने मल्टीपल टाइम्स क्या रखा है आपको, केवल और केवल सिर्फ नाम आपको याद होना चाहिए। कुछ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्टिकुलर मिशन वगैरह कुछ है तो उस पर हम डिटेल में कर सकते हैं, वो मैं अलग से करवा दूंगा। लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, ठीक है, ये मीन्स किसके लिए है, 2026 के लिए, ठीक है। तो अब बायो E3 की एक जो पॉलिसी है, जैसे जैव निर्माण हो, जैव AI हब बनाया जा सकता है, उन्नत जैविक सुविधाओं का पर ध्यान फोकस ये करना है, इसका ये पॉलिसी है। इसको इस पॉलिसी को हमें थोड़ा सा प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और डिटेल में पढ़ना है, तो डिटेल में हमें मिल जाएगा अभी, ठीक है। अगले मंथ वाले में आपको मिल जाएगा इसका डिटेल। लेकिन अभी के लिए इसको आप मेंस का, सिर्फ मेंस में क्या करना है शिवांगी जी, केवल और केवल हमें ओनली फॉर डेटा के नाम पर सिर्फ हमें ये यूज, मतलब दिमाग में आना चाहिए कि हाँ एक पॉलिसी तो गवर्नमेंट ने बना रखी है। जैव फार्मा मिशन है, फार्मा मिशन, टीका हो, जैव प्रोडक्ट हो, ठीक है, बायो प्रोडक्ट हो, चिकित्सा उपकरण है, उसके लिए अकादमिक उद्योग सहयोग को समर्थन देता है, ठीक है। एक मिशन भी है, मिशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैव राइड है, ठीक है, ये भी कोऑर्डिनेशन ही करेगा। जैव उद्यमिता यानी जो फैक्ट्री लगाते हैं और जो अकेडमिशियन है उन दोनों के बीच में। जीनोम इंडिया परियोजना, जनसंख्या में भारत की जो जनसंख्या की जो डाइवर्सिटी है
उसमें अनुवांशिक विविधताओं का ये मैपिंग करती है। बायोटेक किसान है, किसानों को खासकर महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि नवाचार यानी कृषि एग्रीकल्चर इनोवेशन जो है उसको एम्पावर करना है, ये इसका काम है। आपका काम क्या है, मेंस में सिर्फ इसका नाम लिखना है, यानी जो बोल्ड वर्ड है आपको सिर्फ वो लिखना है। मेंस में आप सोच रहे हैं कि बोरा भर के लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं होने वाला, और आपको मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है। एक पॉलिसी बनी है, जैव ईंधन नीति बनाई गई थी 2018 में। ठीक है। यूपी यूपीपीसीएस कब लाई गई है, खाली इसको भी याद रख लीजिएगा तो भी काम चल जाएगा। ठीक है। ऐसे आप योजनाओं को देख सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए भी एज वेल ये काम करेगा, पीसीएस के लिए। ठीक है। तो अब रास्ते में इस जैव भारत की जो जैव अर्थव्यवस्था है उसके विकास में ऑब्स्टिकल क्या क्या है, बाधाएं क्या क्या है ना। तो बाधाओं में हम बात करें तो ऑब्वियस है, मोटी मोटी चीजें जैसे कि क्षेत्रीय संतुलन है, आरएनडी में कम निवेश हो रहा है ना। चाइना और अमेरिका इन विकसित देशों की तुलना में एज कंपेयर टू बहुत ही नहीं के बराबर है ना। जैव पॉलिसी की बात करें तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत का अक्सर जैव संसाधनों का शोषण ही करती है। हल्दी हम दसियों हजार साल से यूज कर रहे हैं एंटीबायोटिक के रूप में, अमेरिका ने पेटेंट करवा लिया। ठीक है। बहुत सारे जो, अगर हम रेगुलेशन की बात करें तो इंडिया में जो नियामक यानी रेगुलेशन वाले जो इश्यूज हैं विभिन्न मंत्रालय और समितियों में बटे हुए हैं, इसीलिए आपस में डिपार्टमेंट अलग है तो वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में फाइल आने में वक्त लगता है, कॉम्प्लिकेटेड फिर हो जाता है कई बार, कॉम्प्लेक्स। ठीक है। सुरक्षा और वित्तीय मुद्दे की बात करें तो जैव जो प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी जो है सुरक्षा के बारे में कंसर्न भी है, जिसे अपर्याप्त कर प्रोत्साहन है, जितना भी टैक्स रिबेट या कंसेशन दिया जा रहा है वो बहुत ही नॉमिनल है, ज्यादा नहीं है, बुनियादी ढांचे की कमी है। ये सब कुछ चीजें आप इसके रास्ते में बाधक बता सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति मेरे क्लास को करने से पहले रीडिंग लेके आया है तो पूरा आंसर का स्ट्रक्चर ही मैं बता दे रहा हूं, अगर आप लोगों में से किसी एक ने भी गौर किया हो तो। ठीक है। चलिए, तो आगे का रास्ता क्या हम अपना सकते हैं, तो वही जो कमियां है उसको दूर करना है, सीधी सी बात है। तो मल्टीपल जो डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्री है उसके बीच में एक सिंगल विंडो, हम एक सिस्टम अगर हम तैयार कर दें तो चीजें जल्दी हो जाएंगी, बिना कॉम्प्लेक्स क्रिएट किए हुए ही हो जाएगी आसानी से, है ना। आरएनडी में हमें खर्च करना पड़ेगा, यानी देख लें आप, आपने ऊपर में जो प्रॉब्लम गिनाई है उसका सोल्यूशन यहाँ दिया जा रहा है। आप जो जैव टेक्नोलॉजी है उसको एजुकेशन के लिए केंद्र और विशिष्ट पाठ्यक्रम जो सिलेबस में भी इनकॉर्पोरेट किया जाना चाहिए। डेटा वगैरह के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित किया जाना चाहिए, राष्ट्रीय जैविक डेटा भंडार बनाए रहे। और इसके लिए कि भाई अन्य जगह पे कौन कौन सी डेटा, कौन सा चावल यूज हो रहा है, क्या उसकी क्वालिटी है, क्या हम अपनी जगह उसको, एक डेटा होना चाहिए, है ना। इसके अलावा सुरक्षा विश्लेषण करके जो भी मतलब डिजाइन अगर है तो कॉपी ना हो जाए, चोरी ना हो जाए। ठीक है। खासकर जीएम फसलों के लिए इन सबके जो सुरक्षात्मक उपाय हैं वो किए जाने चाहिए। दैट्स इट। क्लियर है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो ये निष्कर्ष आप लिख सकते हैं एज इट इज कि भारत की जैव जो अर्थव्यवस्था है, जैव एग्रीकल्चर, जैव ऊर्जा, तीनों को मिलाकर बन रही है और वैश्विक बाजारों में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जो स्टेबल, आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंस इकोनॉमी का निर्माण करेगी, जो इंडिया 2047 के दृष्टिकोण से मेल खाती है। 2047 एट द रेट क्या है, ये भारत को विकसित राष्ट्र करने का सपना जो देखा गया है ये है। क्लियर है। जल्दी से कोई डाउट, जल्दी से बताइए। कोई डाउट वगैरह आ रहा है किसी को? चलिए, डाउट अगर नहीं है तो फिर सॉल्यूशन भी होना चाहिए, आप लोग लिख के। फिर से मैंने कहा है कई बार, आप लोग थोड़ा सा मॉर्निंग में मुझे
बता दीजिए कि आप उठ गए हैं, तो उठने के लिए गुड मॉर्निंग करना होगा। शेड्यूल बना लिया है, डेली डेली का जो टास्क है वो आपने बना दिया है, तो वो मुझे कैसे पता चलेगा, वो भेजिए। रात में आप सोने से पहले आप मुझे वो भेज दीजिए ग्रुप में कि आपने क्या क्या जो मॉर्निंग में टास्क लिया था उसमें से कितना टास्क पूरा हुआ। ठीक है, ये सब तो हो नहीं पा रहा आप लोगों से, क्या करें बताइए। होना चाहिए ना। चलिए, इसका एमसीक्यू वगैरह आप कर लीजिएगा। चलिए, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन मिशन है, इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, मेंस वेंस में भी आ सकता है, लेकिन अभी फिलहाल हम इसको मेंस के पर्सपेक्टिव से कम और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से थोड़ा ज्यादा देखेंगे, है ना। टॉपिक बड़ा होता है लेकिन चांसेस पूरे होते हैं। मिशन से यूपीएससी अक्सर 2-3 मिशन पूछ ही लेती है, अगर गौर किया हो गया हो। ठीक है, NTTM क्या है, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। इसको लॉन्च हुए 5 साल भी हो गया है। तो कपड़ों के विशिष्ट उद्देश्य के लिए, तो अपने मतलब एक सबके पर्पस अलग है। कोई गर्मी का कपड़ा है, कोई ऊन का कपड़ा है, कोई फायर प्रूफ है ना। कोई रेल का में ये आएगा, रेलवे में काम आएगा कोई कपड़ा। कोई कपड़ा जो है गाड़ियों की सीट कवर के रूप में काम आएगा। अलग अलग कार का हो या कोई और व्हीकल का हो। ठीक है, तो इसको इसलिए डिजाइन किया जाता है, उसका पर्पस ही बिल्कुल यूनिक होता है, या फिर एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव के लिए होता है, उसको खूबसूरत लगने के लिए नहीं किया जाता। ठीक है ना। तो इनका उपयोग कार के भाग, निर्माण सामग्री हो, चिकित्सा उपकरण, ठीक है, वहां भी कपड़ा यूज हो रहा है। सुरक्षा उपकरण किस पॉली बैग में रखा जाएगा ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो उन सब कपड़ों को, तो कुल मिला के इस बाजार को 12 श्रेणियों में बांटा गया है। पैराशूट है, देखिए खेल का नेट है ना। कृत्रिम घास है, टर्फ है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब बेसिकली क्या है, ये भारत का एम क्या है कि एक वैश्विक नेता बनना टेक्सटाइल में, तकनीकी टेक्सटाइल में, और वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आएगा। इंपॉर्टेंट ये हो गया। 4 इसके कंपोनेंट है। एक रिसर्च वाला हो गया, R&D। दूसरा उसको प्रचार करना है, बाजार का विकास करना है, निर्यात को थोड़ा सा और बढ़ाना है, संवर्धन करना है, और एजुकेशन ट्रेनिंग या और स्किल डेवलपमेंट। 4 कंपोनेंट है। ये भी प्री प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ना। पूरे इकोसिस्टम बन जाएगा तो भारत की वैश्विक स्थिति में सुधार आएगा। सुधार आएगा तो पैसे आएंगे, है ना। तो उसके लिए विविध जो इम्प्लीकेशन है उसका, होम टेक और एग्रोटेक, ये दो जो है, जैसे एंटीवायरल गद्दे जो है, संरक्षक एक गद्दा बनाया गया है। एग्रोटेक जो है इसके मल्टीपल यूज है बेसिकली, है ना। तो मांग वांग तो है ही, क्योंकि ये आम कपड़ा तो है नहीं। ठीक है, तो जनसंख्या जितनी बढ़ेगी, मार्केट जितना बढ़ेगा इसका, आपकी डिमांड भी उतनी बढ़ेगी, है ना। चलिए, जैसे अब एक ऐसा शर्ट भी आ गया जिसमें तेल का दाग भी नहीं ठहरता है। कोई भी उसको सिंगल हैंड वॉश से आप उसको क्लीन कर सकते हैं। इस तरह के कपड़े भी आ गए। अब तो बांस के बने हुए कपड़े भी आने लगे हैं मार्केट में। स्ट्रेची है, प्लास्टिक का यूज हो रहा है ना। चलिए, तो पर्यावरण सुरक्षा की बात करें तो गोटेक है, ओकेटेक है, ये सब फ्लोर सीलिंग, बहुत सारी चीजें हैं। हवा को साफ रखने के लिए है, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए है, इस सब में मदद करते हैं। आपदा प्रबंधन की बात करें तो हिमस्खलन को रोकने के लिए, जलाशयों की सुरक्षा के लिए इसका इस्तेमाल ऑस्ट्रिया में किया जाता है। वो भी कपड़ा ही है। ठीक है, मल्टीपल यूज है। चाहे हम इसकी बात करें, बुलेट प्रूफ जो जैकेट है, सुरक्षा गियर वगैरह बनाने में मेक इन इंडिया के तहत इसका हो रहा है। भारतीय, अगर हम बात करें, आपको देखने में बहुत छोटा लगेगा, पहले वस्त्र भी जो है, वो कपड़े जो इंडियन आर्मी के कपड़े थे वो भी बाहर से बने हुए आते थे, मतलब जो स्पेशल फोर्सेस के होते थे। अब वो सब भारत में बनाए जा रहे हैं। ठीक है, कैमोफ्लाज है,
कैमोफ्लाज का इंडियन आर्मी ने चेंज भी कर दिया अपना ड्रेस, ठीक है, पुराना वाला नहीं है ना। कैमोफ्लाज मतलब आप आसपास के वातावरण जो है उससे अपने आप को ढाल लेता है, जैसे गिरगिट रंग बदलता है काइंड ऑफ। तो यहाँ रंग नहीं बदलता है, बेसिकली उससे के साथ मर्ज कर जाता है, ठीक है। चलिए, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, रेलवे ट्रैक वगैरह के लिए है, बहुत सारे चीजों में यूज हो रहा है इसका। तो इसके लिए योजना क्या क्या है भारत सरकार के पास, मतलब मल्टीपल यूज तो हम कर रहे हैं, बट यूज इसके लिए कदम क्या उठा रही है। पीएलआई योजना जो है, जो उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, इस बार भी यूपीएससी ने पूछा था, और कम से कम 20 बार मैं बता चुका था कि ये आना ही है, आया भी है ना। तो घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देगी, विशेष रूप से तकनीकी टेक्सटाइल और कृत्रिम फैब्रिक्स बनाने में, यानी आर्टिफिशियल जो फैब्रिक बनता है, ठीक है, जो कॉटन का नहीं होगा ना। पीएम मित्रा है, तो आपको सिर्फ नाम, ओनली फॉर नेम, समर्थ योजना, ओनली फॉर नेम, है ना। कुछ कोड प्रदान किया गया है, 30 से अधिक कोड दिया गया है, उस कोड से ही मालूम चलेगा कि कौन सा कपड़ा है, ठीक है। और अनिवार्य यूजेस की बात करें अगर हम, एक पूरा मार्केट बनाने के लिए, तो 10 मंत्रालय ने अपने विभाग में जो टेक्सटाइल उत्पाद, तकनीकी जो टेक्सटाइल उत्पादों का अनिवार्य उपयोग किया गया, यानी कि उस डिपार्टमेंट और मंत्रालय में उसके प्रोडक्ट यूज किए जाएंगे, यानी कि एक पूरा मार्केट तैयार हो गया। आम लोग तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, लेकिन कंपनियां तो खरीदेंगी ही। अगर कंपनियां कभी नहीं भी खरीदी, बट मंत्रालय तो खरीदेगा ही खरीदेगा, डिपार्टमेंट तो खरीदेगा ही, है ना। चलिए, तो 12 श्रेणियां हैं इसकी, बस 12 श्रेणी कीजिएगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्पोर्ट टैक्स क्या, होम टैक्स है, इस तरह से। चलिए, इसको करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आपसे 12 श्रेणियां ही याद रखिएगा। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट वही रहेगा, मेंस वेंस में नहीं आएगा, और मेंस में लिखना भी नहीं है आपको, 12 श्रेणियां लिख के खाली काम खत्म करना है, ठीक है। तो टेक्सटाइल, जो टेक्निकल टेक्सटाइल है, उससे लाभ उठाने में चैलेंजेस क्या क्या आ रही है। तो एक अवेयरनेस की कमी है, आयात पर हम डिपेंडेंट है अभी भी, क्योंकि चीन में बना जो कपड़ा है वो सस्ता मिल रहा है। इंडिया में, मैंने आपको कल भी बताया था, कल की क्लास में, कि इनिशियल लेवल पे टेक्नोलॉजी जो है वो महंगी पड़ती है ना? चलिए, कौशल, जो स्किल वर्कर है उसकी कमी है, पर्याप्त अनुसंधान, रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं हो पाया है अभी तक। स्टैंडर्ड की समस्या आ रही है कि कौन सा स्टैंडर्ड को हम किस पे हम किसको अडॉप्ट करें। तो कोर्स और उत्पाद गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ एक अलाइन करने में कठिनाई होती है। हमारा मानक कुछ और है, हमारा स्टैंडर्ड कुछ और है। यूरोपीय जो मार्केट है ग्लोबल लेवल पे, उनकी उनका स्टैंडर्ड कुछ और है। मान लीजिए कि किसी कपड़े का स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, कि भाई एक गोली, 2 गोली, बुलेट प्रूफ जैकेट का एज पर एग्जाम्पल समझते हैं कि बुलेट प्रूफ एक कपड़ा बनाया गया है, और उस पे बुलेट आर पार नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए थिकनेस जो है वो 30 mm का होना चाहिए। चलिए, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और इंडिया बना रहा है 25 का, तो इंटरनेशनल जो नॉर्म्स है या जो स्टैंडर्ड है उससे ये कम है, तो मार्केट में बिकेगा नहीं इंटरनेशनल। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो आगे का रास्ता क्या है, जो प्रॉब्लम है वही सॉल्यूशन है। R&D नहीं हो रहा है तो उसको मजबूत कीजिए। निर्यात में कंपटीशन को बढ़ाना, अगर हम इंटरनेशनल नॉर्म्स को या स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं, तो मार्केट में हम भी कंपटीशन दे सकते हैं कि भैया हमारा माल खरीदो, सस्ता मिल पड़ेगा, है ना। स्टेबिलिटी पर फोकस करना होगा, मिशन लाइफ के अनुरूप पर्यावरणीय रूप से अनुकूल तंतु और उत्पादों को बढ़ावा देना। बैम्बू बूम्बू का मैंने आपको बताया आपको, ठीक है। वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना, यानी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस ग्लोबल लेवल पे हो रही है उसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे कि स्पोर्ट टैक्स है यूएसए का, जर्मनी का, इसराइल का, प्रोटेक्ट, इन सब देशों से सीखना कि ये बना कैसे रहे, हम भी इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। क्लियर है। प्रीलिम्स कम मेंस आपका ये टॉपिक अगर आता है, मुझे लगता है कि आना चाहिए अगले साल, क्योंकि अब इसका भी मार्केट एक अच्छा है। लेकिन आपको भी पता है कि इकोनॉमी में अब ये सवाल तो इकोनॉमी में आना चाहिए, पर हो सकता है कि वो साइंस टेक में पूछ ले। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो समर्थ योजना वगैरह जैसे है ना, ये आप कुछ क्वेश्चन को
इसको प्रीलिम्स के लिए देख सकते हैं, जिसको मैंने अभी बता दिया। ये समर्थ है, इसको देख लीजिएगा यूपीएससी के लिए भी और यूपीपीसीएस दोनों के लिए, एज वेल एज यूपीएससी प्लस यूपीपीसीएस 12 अक्टूबर के लिए। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय जलमार्ग जेटी टर्मिनल निर्माण विनियमन रेगुलेशन की बात हो रही है, 2025 का है। तो अभी एक नोटिफिकेशन, इस जो रेगुलेशन जो है, ये उसके लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग जो अथॉरिटी है इसने एक रेगुलेशन जारी किया है अभी। रेगुलेशन क्या कहता है, ये निर्माता संस्था कौन है, तो ये पोत परिवहन, बेसिकली पानी के जहाज के लिए, तो वही पोत परिवहन वाला जो मंत्रालय है इसी के अंतर्गत ये आएगा। कौन आएगा, ये प्राधिकरण। ये यूपीएससी के लिए प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, सॉरी यूपीएससी किस मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो वही निजी निवेश को आकर्षित करना है। ठीक है, प्रोसेस को थोड़ा सरल बनाना है, ताकि बेहतर जलमार्ग नेटवर्क जो है उसका बेहतर हम यूज कर सके। दायरा क्या होगा, चलिए छोड़ दीजिए, दायरा वगैरह से सबके लिए होगा। ठीक है, एनओसी लेना होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है, पोर्टल एक बना दिया गया है। तो पोर्टल बनाने से क्या हो जाएगा, इसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, कार्यकुशलता और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा, है ना। चलिए, डेवलपर की जिम्मेदारी है, ठीक है, ये सब भी है। अब थोड़ा सा हम जो कुछ देख लेते हैं, इसके बनने से लाभ क्या होने वाला है ना। तो अब ऐसे कि थोड़ा सा इस तरह के जो वाटर वेव्स जो है भारत में कितने हैं, इसको हम देख सकते हैं। न्यून प्रदूषण होता है, पानी के रास्ते से ज्यादा सेफ माना जाता है ना। ये सब चीजें हैं, लागत कम हो जाएगा। चलिए, तो अगर हम इंपॉर्टेंट क्या है, भारत में अगर हम बात करें तो 14,500 किलोमीटर जो है हमारे पास जल मार्ग है, जिसमें हम नाव चला सकते हैं। ठीक है, तो प्रतिवर्ष माल जो जो ढोया जा रहा है इसमें मीट्रिक टन में है, मिलियन मीट्रिक टन। ठीक है, वो हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें, यही इसके रास्ते लेके जा सकते हैं। वैश्विक लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे अगर हम बात करें तो भारत में 3.5% ही व्यापार जो है जलमार्ग के माध्यम से होता है, जबकि चाइना में ये 47% है, यूरोप में 40, बांग्लादेश में 35, यानी बांग्लादेश भी हमसे बहुत बेटर है। अब समझ में आया होगा कि भारत के जो प्रधानमंत्री उन्होंने जो स्टीमर और बाकी चीजों को स्टार्ट किया है वो क्यों किया है। अभी तो थोड़ा सा टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, बट उससे जो इंटरनल जो वाटर वेव्स है उसका भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि सभी जगह पे वो चलेगा ऐसा नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब कुछ प्रीलिम्स के लिए, विशुद्ध रूप से प्रीलिम्स के लिए, जलमार्ग विकास परियोजना कब लॉन्च हुई थी, 14 में। ठीक है, कहां से कहां तक, विश्व बैंक इसको समर्थित है, यानी सपोर्ट कर रहा है। और वाराणसी से हल्दिया तक उस रास्ते को सुधारना था, थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना था उसको। IWA की स्थापना कब हुई है, एक नोडल जो एजेंसी है, ये 86 में हुई है, डेट याद रखिएगा। सागरमाला परियोजना जो कार्यक्रम है ये कब आया है, 2015 में आया है। तटीय यानी कोस्टल एरिया, और जो अंतर्देशीय यानी देश के अंदर ही एक राज्य से दूसरे राज्य, एक स्थान से दूसरे स्थान में अगर जाना है, माल ढोना है, जाना नहीं है, माल ढोना है, बेसिकली उसको प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। 15 में आया, मोदी जी करवाए थे, पता आपको याद होगा। उसके लिए एक अधिनियम भी लाया गया है, जलमार्ग अधिनियम 2016 है, जिसमें 111 जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। कब किया गया, 2016 में। शिवांगी जी ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए, यूपीपीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, और यूपीएससी के लिए तो है ही। अंतर्देशीय पोत अधिनियम कब आया है, यानी एक पूरा कानून बन गया, फिर रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना जरूरी है। ठीक है, तो ये 21 में आया है, 21 में। जलवाहक योजना जो है 24 में आया, कम लागत पर माल डिलीवरी करना है, उसके लिए हम अंतर्देशीय जलमार्ग का यूज करेंगे।
ठीक है, इसका पर्पस अलग है थोड़ा सा, इसको अलग से हम प्रीलिम्स के लिए देख सकते हैं। ये सब जो पॉइंट्स मैंने बताया आपको, ये पूरा इनिशिएट ये प्रीलिम्स के लिए है, मेंस में नहीं पूछा जाएगा। हाँ, अब हम मेंस में क्या कर सकते हैं, मेंस में कि भाई भारत को अगर 2047 तक हमें अगर डेवलप करना है, एक विकसित राष्ट्र बनना है, तो हम इसकी अनदेखी लंबे समय तक तो होता आया है, अब नहीं कर सकते, हम और अफोर्ड नहीं कर सकते। ये क्लियर हो गया। चलिए, तो चैलेंजेस क्या होंगे, क्योंकि नदियों में भारी माल ढुलाई के लिए न्यूनतम 3 मीटर की गहराई नहीं होती है, तो एक चुनौती है कि हर जगह 3 मीटर आपको नहीं मिलेगा, फिर क्या करोगे। तो ये सब चैलेंजेस है। तो हमें ऐसे नाव बनाने जाने चाहिए जो 3 मीटर से थोड़े कम में गहराई में चल सके, ठीक है, या उस रास्ते को थोड़ा और गहरा करना होगा। पर्यावरणीय चिंता क्या है कि भाई नौवहन गतिविधि से प्रदूषण, जल प्रवाह में बाधा या इकोसिस्टम पे दुष्प्रभाव पड़ता है, तो इसे भी हमें ध्यान में रखना होगा। कच्चा तेल, जो जला हुआ तेल है, जो अक्सर समुद्र में लोग बहा देते हैं, नदियों में ये काम ना किया जाए। जहाजों की कमी भी है, क्योंकि पोत निर्माण में भारी निवेश चाहिए, फंड की कमी गवर्नमेंट के पास है, तो पीपीपी के माध्यम से इसको सोल्यूशन निकाला जा सकता है इसका, है ना। जल मार्गों और अन्य परिवहन साधनों से जुड़ाव और औद्योगिक क्लस्टर का जो मैपिंग है, जैसे कि ऐसे समझिए, क्लस्टर हमने बना दिया पूरा, ठीक है, कोस्टल एरिया के पास में, ठीक है। अब इनको आपस में जोड़ दिया जाए नदियों के रास्ते, तो उसके लिए मैपिंग करना होगा। तो पहले तो हमारे पास मैपिंग ही नहीं है, बहुत सटीक नहीं कहा जा सकता। हालांकि अभी भारत का अपना नाविक, नाम सुना होगा, अभी ये काम कर रहा है, जीपीएस के स्टैंडर्ड का तो नहीं है, बट इंडिया में तो काम कर रहा है ये, ठीक है। जितना जल्दी हो सके हमें जीपीएस से बाहर निकल जाना चाहिए। बहुत सारे फोन हैं अभी जो लॉन्च हो रहे हैं, उसमें नाविक को ही इंडक्ट किया जा रहा है कि भैया अब नाविक से चलेगा, जीपीएस से नहीं। और उससे एक्यूरेसी, इंडिया के लेवल पे वो ज्यादा एक्यूरेसी से काम करता है, बाय द वे। तो निष्कर्ष क्या निकल निकल के आ सकता है कि जो देशीय जलमार्ग है कि पूर्ण क्षमता, अभी तक हमने इसको उसका दोहन नहीं किया है, तो दोहन करने के लिए बेहतर अवसंरचना चाहिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए एक, ठीक है। निजी निवेश चाहिए, प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है वो लेके आना होगा, आधुनिक तकनीक को अपनाना, बेहतर बहुमाध्यमी संयोजन, मल्टीपल जो हम कोऑर्डिनेशन एक होना चाहिए जो इंटरमीडिएट लेवल पे, और पॉलिसी हमेशा सरल होनी चाहिए, सरल नीतियां होनी चाहिए, और क्षेत्रीय सहयोग जरूरी है। ये बात क्लियर होगी। चलिए, अब इसका डायमेंशन सुन लीजिए कि ये किस क्वेश्चन में आप इसका कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो लोग क्लास नहीं कर रहे हैं और वीडियो भी नहीं देख रहे होंगे, उनका फिर मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। डायमेंशन इस क्वेश्चन पे ये आएगा कि जल मार्ग, ये टॉपिक सिर्फ जल मार्ग पर है, लेकिन जल को स्थल से जोड़ा जा सकता है और वायु से जोड़ा जा सकता है, वायु मार्ग, और टोटल इसको हम ट्रेड से जोड़ देते हैं। तो ट्रेड से जोड़ेंगे तो तभी तो इंडिया का जो टोटल व्यापार है वो 2.7 ग्लोबल लेवल पे है, ठीक है। तो 2.7 है, तो इसको अपग्रेड किया, उसको थोड़ा सा और इनहांस करना होगा। तो ट्रेड से संबंधित अगर कोई सवाल आ रहा है आपका, या अर्थव्यवस्था में, कोई अर्थव्यवस्था में बूम कैसे लाया जाए, तो आप उसमें 2 से 3 लाइन ये इंटरनल वाटर वेव्स जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ 2 से 3 लाइन। ये बात सबको समझ में आ गई जल्दी से। अब सबका नाम लेना पड़ेगा मुझे। चलिए, आइए अब बात कर लेते हैं भारत में के विकास में कोयला क्षेत्र, कोल एरिया की बात होगी, ठीक है। मैक्सिमम ये क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए बनेगा, क्योंकि
इंडिया में 24-25 में मार्च में अगर हम देखें तो प्रोडक्शन जो है 1 अरब टन तक को क्रॉस कर गया। ठीक है, तो ये कोई अचीवमेंट नहीं है, समाचार है, लेकिन ठीक है। अब काम की चीज क्या है, यूपीपीसीएस इंपॉर्टेंट प्लस यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स के लिए। कोयले से संबंधित भारत का 5वां स्थान है कोयला भंडार में, ध्यान रखिएगा। भंडारण अलग होता है, प्रोडक्शन अलग होता है। यानी मेरे पास जेब में कितना रुपया है ऐसे समझो, 10 रुपए हैं, और प्रोडक्शन मैं खर्च कितना कर रहा हूं या प्रोड्यूस कितना कर रहा हूं, निकाल कितना रहा हूं जेब से, तो 5 रुपए। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, ये कंज्यूम करता है, यानी विश्व में चाइना के बाद हम ही हैं जो सबसे ज्यादा कोल यूज कर रहे हैं। ठीक है, भंडारण वगैरह एक अभी 350 अरब के आसपास है टन में। ठीक है, ये यूपी पीसीएस कई बार पूछता भी है, तो पीसीएस लिख देता हूं यहाँ पे। देखिए इस बार हो सकता है 12 अक्टूबर को आपको देखने को मिल जाए। उड़ीसा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़, टोटल 3 राज्य मिलके ही 70% डिपॉजिट रखते हैं। डिपॉजिट की बात हो रही है ना। कोयला से संबंधित जो रेगुलेशन, जो एक्ट बनाए गए हैं, वो एक 73 का है। कोयला खान राष्ट्रीयकरण किया गया था। नीलामी ऑक्शन की बात करें तो निजी कंपनियों को बंद उपयोग की अनुमति, यानी कैप्टिव की अगर हम बात करें तो ये कब आया है, 2014 में, और 2020 में उदारीकरण लाया गया कि इसमें कमर्शियल खनन की अनुमति निजी कंपनियों को दी गई थी। ये 3 चीज कानूनी फ्रेमवर्क जो है ये आप देख सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कोयले के प्रकार की बात करें तो ये सब प्रीलिम्स की ही का ही पार्ट होता है, बेसिकली ट्रेडिशनल टॉपिक है ये। एंथ्रासाइट, जिसमें कार्बन की, जिस भी कोयले में कार्बन की उच्चतम मात्रा होगी वो सबसे ज्यादा अच्छा माना जाएगा, बर्न पूरी तरह से होगा, एशेस कम होगा। तो एंथ्रासाइट सबसे ज्यादा, भारत में लगभग ना के बराबर। बिटुमिन्स, ठीक है, ये मीडियम लेवल का है, बिजली उत्पादन में प्रयोग होता है इसका। इसका यूज बिजली बिजली उत्पादन में नहीं होगा क्योंकि भारत में है नहीं, है ना। सब बिटुमिन्स मटमैला कलर का होगा। लिग्नाइट से थोड़ा बेहतर है। लिग्नाइट कहाँ पाया जाता है, ये लिग्नाइट जो सबसे घटिया कोयला माना जाता है, इससे भी घटिया है पीट। वो तो एक अलग चीज हो गई, खाली धुआं देगा और कुछ होगा नहीं उसमें। तो लिग्नाइट का इस्तेमाल किया जाता है, ये तमिलनाडु के नेवली में मिलेगा आपको लिग्नाइट कोयला। क्लियर है जी मिसबा फातिमा जी, आपके बताने से पहले मैंने बता दिया, देखिए है ना, अच्छी बात है। चलिए चलिए, तो कोयला क्षेत्र में सरकार की का जो प्रमुख इनिशिएटिव जो लिया गया है वो क्या लिया गया है, अधिनियम लाया था ऊपर में, मैंने आपको यहाँ भी बता रखा है। ठीक है, नीलामी में और फिर उदारीकरण, है ना। 15 में कमर्शियल पर्पस के लिए जो प्राइवेट प्लेयर्स है उनको भाग लेने की अनुमति मिली 15 में, और 20 में पहली बार व्यावसायिक नीलामी शुरू भी हुई है, 2020 में हुई, तो इसको याद रखिएगा। भाग लेने की अनुमति मिली थी 15 में। ठीक है, खनिज और खनिज विकास और रेगुलेशन की बात करें, उसमें संशोधन भी हुआ है। कुछ संशोधन क्या हुआ है, कैप्टिव खान मालिकों को उत्पादन का लगभग 50% जो है खुले बाजार में बेचने की अनुमति दी गई, परमाणु खनिज को छोड़कर। यह संशोधन किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, अभी तक यूपीएससी ने पूछा नहीं है, तो इस बार 26 में मुझे लगता है पूछा जाना चाहिए। ठीक है, लॉजिस्टिक योजना है, ठीक है, वो 24 का है, ठीक है। इसको और भी उसको परिवहन ट्रांसपोर्टेशन के लिए कम मतलब कॉस्ट पे हम ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके उसका। जो भी हम ऑक्शन लगाएं वो पारदर्शी हो, ठीक है, ऑनलाइन किया जा रहा है, कोयला ब्लॉक की नीलामी की जा रही है, ठीक है। कोयला गैसिफिकेशन योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 30 तक ये 100 मिलियन कोयला टन गैसिफाई करने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक, 30 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चांसेस 80-90% तक चांसेस है कि ये फिल्म्स में, यूपीएससी में पूछ ले। बार बार मैं इतना लिख के इसलिए दे रहा हूं ताकि कल को फिर आप पीछे न हट जाए कि सर आपने बताया नहीं था। यूपीएससी के लिए क्या है, पीसीएस के लिए क्या है, हम कंफ्यूज हो गए। तो देर इज नो स्कोप फॉर कंफ्यूजन। ओके,
चलिए, तो सिन गैस का उत्पादन, जिसमें सिन गैस में क्या होता है, मेथनॉल होता है, अमोनियम नाइट्रेट होता है, सिंथेटिक नेचुरल गैस एसएनजी होता है, और उर्वरक ये सब बनाते हैं। ठीक है, यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक लाइन दोनों ही पढ़ सकते हो आप, दोनों यूपीपीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है और यूपीएससी के लिए भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, और यही वो बेसिक है जो आप लोग कई बार पूछते हो ना कि सर इतना लंबा और डिटेल क्यों हो जाता है, वो इसकी वजह से ही हो जाता है कि भाई आपको दोनों साथ में लेके चलना होगा, अलग अलग नहीं लेके चल सकते, है ना। मेंस के समय में केवल मेंस और प्रीलिम्स के समय में प्रीलिम्स, तो प्रीलिम्स और मेंस अलग अलग नहीं कर सकते ना। चलिए, मिशन कोकिंग कोल जो है, ठीक है, लक्ष्य रखा गया है, इसको छोड़ दीजिए अभी। अन्य उपाय क्या है, तो भाई बिक्री सोर्स की कीमतों पर नजर कि भैया प्राइस जो है बहुत हाइक ना हो जाए। ठीक है, सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल बनाया गया, एफडीआई 100% ऑटोमेटिक रूट से कोयला खनन और उससे संबंधित गतिविधियों के लिए दी गई है, ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी। अब सब जो मैंने यूपीएससी के लिए बनाया बताया आपको, अगर एक जगह लिख लेते हैं बहुत अच्छी बात है, या फिर इसी को मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेते हैं तब भी काम चल जाएगा, अगर लिखने का बहुत ज्यादा समय नहीं है तो। ठीक है, तो इंडिया में देख लीजिए कहाँ कहाँ पे कोयला पाया जा रहा है, कोल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब भारत ने घोषणा कर रखी है कि 2070 तक हमें तो कार्बन कोयला यूज ही नहीं करना है भाई, है ना। चलिए, तो जर्मनी ने कहा कि 38 तक, यूके ने कहा 24 तक ही हम अपना, उसने देश में कोयला उपयोग को घटा रहे हैं। अंतिम प्लांट जो था उसको उनका वो बंद कर चुके हैं वो लोग। पर भारत ये रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि अभी वो एनर्जी चाहिए, और एनर्जी पर हम 60% अभी भी डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अब क्या किया जाना चाहिए, तो भारत का रुख क्या है, अभी भी कोयला जरूरी है। हम पर्यावरण के नाम पे हम अपने विकास को तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते ना, हालांकि पर्यावरण को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है, चुनौतियां क्या क्या हैं कोयला क्षेत्र में। खनन की तकनीक जो है वो बाबा आदम जमाने की बहुत ही प्रिमिटिव टाइप की है। ठीक है, कोयले की बात करें हम, क्षेत्र में अनियमित और अधिक वर्षा हो जाता है, कई बार तो खान में पानी पानी भर जाता है। पावर सेक्टर में कोयला सप्लाई हो गया, लेकिन पावर जो सेक्टर है उन्होंने उनका बकाया बिल भुगतान ही नहीं किया, इसके लिए फिर डिस्कॉम लाया गया है ना। डिस्कॉम पता है ना। चलिए, श्रम और औद्योगिक विवाद से जुड़ा मामला, मजदूर एकता जिंदाबाद काइंड ऑफ। ठीक है, भूमि एक्वायर करने संबंधी अड़चनें जो है ये भी हमें देखने को मिलती है। कोयले में हमारे इंडिया में जितने भी जो बेसिकली लिग्नाइट की अगर हम बात करें, लिग्नाइट भी यूज होता है और बिटुमेंस भी होता है, दोनों होता है। तो उसमें एशेस कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, और ये एंथ्रासाइट जो है ये हम ऑस्ट्रेलिया से मंगाते हैं। ठीक है, तो ये भी कॉस्ट भी ज्यादा पड़ रहा है। ठीक है, पर्यावरणीय कंसर्न यानी जो इन्वायरमेंटल कंसर्न है वो क्या है हमारा, क्योंकि उस जो हमारा जो जहाँ फर्नेस में जलाया जा रहा है वहां पे सल्फर की भारी मात्रा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, पार्टिकल पीएम और पार्टिकुलेट मैटर जो है ये सब बोरा भर भर के निकलता है। लेड है, अब जो हवा में उसका वो जो फर्नेस है उससे फ्लाई ऐश, लेड, आर्सेनिक, कैडमियम, मरकरी, ये सब हवा में जाके मिल रहा है। आंखों में जलन, फेफड़े की बीमारी। ठीक है, जैसे कहा भी जाता है, यूरेनियम के लिए भी कहा जा रहा है, जैसे भारत में जादूगोड़ा है, पूर्वी सिंहभूम में आता है ये, झारखंड में। जमशेदपुर नहीं, जमशेदपुर से थोड़ा सा, जमशेदपुर के ही उसमें आ जाएगा वो। वहां पूरे देश तरक्की कर रहा है, लेकिन उसकी कीमत वहां के आदिवासी समाज चुका रहा है। ठीक है, तो भारत में कोयला का जो डेवलपमेंट की बात करें तो ये मेन हमारा एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, तो 46% तो अभी भी देखिए, 46% बिजली उत्पादित हो रही थी, 8% स्टील बनता है, और 5% सीमेंट उद्योग में ये कोयले पे ही बेस्ड है।
यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो आयात में निर्भरता में कमी आई है, ठीक है। अब तो इससे आयात में निर्भरता में कमी आई तो विदेशी मुद्रा बची है, ठीक है। मांग की अगर हम बात करें तो 50 तक बिजली की मांग 3 गुना हो सकती है, और कोयला खत्म होने की कगार पे है। 350 बिलियन टन ही है खाली हमारे पास, है ना। तो कोयला उत्पादक राज्यों को लाभ की बात करें तो रॉयल्टी में भी 70,000 करोड़ रुपए दिया जाता है, तो ये भी जरूरी है, ठीक है। हालांकि रॉयल्टी बहुत कम है, ठीक है। रोजगार सृजन की बात करें तो 5 लाख लोग और 350 खदान में जो कार्यरत लोग हैं उनको बेनिफिट है। कोयला माफिया अलग चलता है देश में, है ना। चलिए, अन्य जो कंट्रीब्यूशन है, रेलवे भाड़ा या पूंजी निवेश की बात करें या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें भी पीएसयू ने खर्च किए हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूशन कोयला का है, पर इस सबको छोड़ सकते हैं आप, ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा को छोड़ दीजिए फिलहाल। जो काम की चीज है, जो आपके एग्जामिनेशन में सीधा काम आ जाएगी, उसको देख लेते हैं। तो गैसिफिकेशन, कोल गैसिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, वो बता दिया मैंने। तो निष्कर्ष में क्या है कि भैया बिल्कुल केंद्रीय भूमिका अभी भी 47 तक अगर अगर हमें डेवलप करना है भारत को, तो कोयला अभी भी सेंट्रल एकदम फोकस पे है, ठीक है ना। तो खदान सुरक्षा की बात करें या फिर पर्यावरणीय तकनीक जैसे फ्यूल गैस है, डीसल्फराइजेशन की बात है, यानी सल्फर मुक्त करना, बेहतर श्रम स्थिति में सुधार किया जा सकता है। तो यह क्षेत्र मजबूत भविष्य की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। सुपर क्रिटिकल तकनीक, इस टेक्नोलॉजी को हम यूज करके कम से कम एशेस और पर्यावरण को प्रदूषण बहुत कम होगा, क्योंकि इसमें कोयला को जलाते नहीं, गर्म करते हैं। तो जो कोल गैस है उसमें कन्वर्ट कर ले रहे, तो बायोमास के सदहन के साथ अगर जलाते हैं तो उत्सर्जन भी घटेगा। जैसे कि कोयला को जलाने से ज्यादा धुआं या फिर पॉल्यूशन ज्यादा है, तो हम बायोगैस या बायोमास जो है, गोईठा, उपला, धान की भूसी, ठीक है, शुगर केन जो गन्ने का जो खोया है, खोया कहते हैं ना उसको, है ना, उसका वेस्टेज जो है, जूस निकालने के बाद बचता है जो, आप उसको भी चला सकते हो। तो उससे थोड़ा सा ये ठीक उसी प्रकार की बात है कि पेट्रोल में हमने बायोडीजल मिला दिया, दैट्स इट। चलिए, क्लियर है। तो अब मेंस में सवाल कैसे आएगा उसको समझ लेते हैं। इस पे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट जैसे कि ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास, अब इसमें डायरेक्ट सिर्फ कोयले से बात नहीं बनेगी, आपको कोयला के अलावा बिजली, मतलब ऊर्जा के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में हम कैसे कोयले पे डिपेंडेंसी को कम कर सकते हैं। तो उसके लिए जो टेक्नोलॉजी है, इससे संबंधित सवाल पूछा जा सकता है कि क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है भारत में, या फिर होती है कम से कम एटलीस्ट। तो ये क्वेश्चन जरा सा मुझे लिख के दे दीजिएगा, मैं अभी पढ़ाने के दौरान मुझे माइंड में आया है, तो मैं आप लोगों को इसके लिए अलग से फिर कुछ बना के ऑडियो वीडियो में दे दूंगा, या कंटेंट जो भी होगा ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, दूध, राष्ट्रीय दूध विकास कार्यक्रम, एनपीडीडी, क्यों इतना लाइमलाइट में था? जो वित्त आयोग है, 15वां वित्त आयोग, ठीक है, इन्होंने बजट एक अच्छा अमाउंट दिया है इन्होंने, 21-22 से लेकर 25-26 के लिए एक बार इसको थोड़ा सा अमेंडमेंट करके बड़ा बजट दिया है, तो अच्छा खासा पैसा मिला है, ठीक है। तो इस पैसे से क्या होगा, 10,000 नई डेयरियां, जो कमेटी है, कोऑपरेटिव कमेटी, वो स्टैब्लिश की जा सकती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र का में दूध संग्रहण, यानी मिल्क का जो स्टोरेज है और उसका प्रोसेस, दोनों मजबूत होगा। दुग्ध जो मिल्क प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस करने वाली जो कंपनियां हैं, उनको कुछ सब्सिडी भी दी जाएगी। जॉब्स क्रिएट होगा जिसमें महिलाओं पर, दुग्ध क्षेत्र में 70% वर्कफोर्स किसका है, महिलाओं का है, ठीक है। इसीलिए एक राष्ट्रीय जो गोकुल मिशन है, इसको भी थोड़ा सा फिर से एक बार अमेंडमेंट किया गया है। अब 15,000 गायों को रखने के लिए 30 हीफर पालन केंद्र की स्थापना की जाएगी।
उच्च गुणवत्ता वाली IVF हीफर खरीदने के लिए 3% ब्याज की सब्सिडी दी जाएगी किसानों को। ये सरकार गोकुल मिशन के तहत कर रही है। तो ये गोकुल मिशन UPSC के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी कहा था बट आया नहीं है, इस बार फिर से चांसेस है, क्योंकि ये देखिए जो भी योजनाएं चल रही हैं क्वेश्चन आने की संभावना पूरी तरह से उसके साथ है, ठीक है, उसकी है। तो बहुत सारी जो गतिविधियां चल रही हैं, जैसे कि कृत्रिम जो आर्टिफिशियल जो गर्भधान जो कार्यक्रम है, या वीर्य के माध्यम से नस्ल में कुछ सुधार किया जा सकता है, उनकी ब्रीड में कुछ थोड़ा सा, कि भाई ज्यादा दूध दे, केवल मादा पैदा करे, इस टाइप से। अच्छा आया था, चलिए ठीक है, मुझे ध्यान नहीं है अभी। हाँ, उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना की जा सकती है, नस्ल सुधार के लिए के जो केंद्र है उसको थोड़ा सा एम्पावर किया जा सकता है। अब आते हैं जरा सा इस पे बात कर लेते हैं। तो ये NPDD क्या है? केंद्रीय योजना है, सेंटर की योजना है। 2014 में स्टार्ट किया गया, 2021 में इसको फिर से एक बार इसको पुनः संरचित, एक बार फिर से रीस्ट्रक्चर किया गया है ना, जिसमें अब इसमें दूध विकास कार्यक्रम तो है, लेकिन इसमें मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा इसको लागू किया जा रहा है। एक डिपार्टमेंट इसको लागू कर रहा है, ठीक है। अब जरा सा इस पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो डेयरी जो उद्योग है उसकी ताकत क्या है? अगर हम आर्थिक कंट्रीब्यूशन की बात करें तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो डेयरी क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान कर ही रहा है, रोजगार भी मिल रहा है, डेवलपमेंट, डेयरी उत्पादों में लगातार वृद्धि हो रही है, ठीक है, खपत भी है, भारत में कंज्यूम तो किया ही जा रहा है। प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं? तो और ग्लोबल लेवल पे क्या है? तो भारत में अगर हम की बात करें ग्लोबल लेवल पे, तो दूध उत्पादन में बहुत ज्यादा है भारत, लेकिन कंजम्पशन में प्रति व्यक्ति में कम है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? कोल्ड चेन प्रणाली, यानी कि दूध का उत्पादन जो है वो कंटिन्यूटी में बना रहे, और इसके लिए ट्रेनिंग देने की आवश्यकता होगी। दूध में पानी मिलाना पुरानी बात हो गई, अब तो किट आ गया, आसानी से आप जांच सकते हैं, है ना। चलिए, तो उसके घटक क्या क्या है? 2 घटक है AB, ठीक है। ये 2 घटक जो है, जिसमें एक में आपका है कि भाई जो पिछड़े क्षेत्र में, दूर दराज के इलाकों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत करना, और दूसरा जो है जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी की सहायता से 9 राज्यों में चलाई जा रही है, उसको प्रोसेस करना है, बेचना है, उसके लिए, ठीक है। तो डेयरी क्षेत्र में सहकारी समिति की क्या भूमिका होगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी की? तो ऑब्वियस है यार, वही तो काम कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो छोटे किसानों को समर्थन देते हैं, सौदेबाजी की जो शक्ति है, बार्गेनिंग पावर, और अवसर भी मिलता है कि भैया हम जब मार्केट में 20 रुपए किलो है, सपोज मार्केट का रेट अभी आपको घर पहुंचने पर मिल रहा है वो 50 या 60 रुपए किलो मिल रहा है, ठीक है, 55-60 रुपए किलो मिल रहा है दूध। तो ये किसानों से 20 रुपए लीटर लिया जा रहा है, या 30-25 रुपए लीटर लिया जा रहा है, क्योंकि बाकी चीजों को प्रोसेस करने में, स्टोर करने में, ट्रांसपोर्टेशन करने में भी कॉस्ट आता है, राइट। लेकिन ये कंटिन्यूटी बनी हुई है, यानी उनको बराबर पैसा मिल रहा है। तो सब लोग मिलजुल के काम करेंगे, इससे क्या होगा? तो भाई एक जो न्याय संगत वितरण और लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया सुनिश्चित होती है सहकार से, यानी कोऑपरेटिव से, कोऑपरेशन से, ठीक है। तो सहकार से सहयोग, सरकार से समृद्धि भी होगा, और सरकार से, सहकार से शक्ति आती है, सहकार से समृद्धि। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सहकार से शक्ति, समृद्धि और सहयोग। इस तरह से आप इसको छोटा सा वो बना के लिख सकते हैं। अब ये मैंने क्यों बताया वो समझ लीजिए। ये दूध उत्पादन के लिए केवल नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए मैंने कहा है ये। तो यहाँ पे फोकस किस पे करना है आपको? ये जो तरीका मैंने बताया, ये
उन सभी टॉपिक पे एप्लीकेबल हो जाएगा जो कोऑपरेटिव से रिलेटेड है मेंस में, ठीक है। क्योंकि जब तक आप प्रेजेंटेशन अच्छा अपना बहुत ही पावरफुल नहीं रखिएगा, जैसे कहते हैं ना कि पावरफुल पंच नहीं लगाइएगा तो सामने वाला अपोनेंट कैसे गिरेगा, है ना। चलिए, तो अमूल, नंदिनी, जो भी दूध बेचने वाली कंपनियां हैं, ठीक है, तो सहकारी जो संस्था है दूसरे को सहयोग भी करती है, जैसे पीडीसीएस, कोऑपरेटिव बैंक, उनके अपने बैंक वगैरह भी है, पैसा उसी में जमा होता है ना। डेयरी के लिए चुनौतियां क्या क्या है, तो प्रोडक्टिविटी कम है, तकनीकी कमी के कारण, खराब आहार के कारण दूध उत्पादन कम होता है, ठीक है, असंगठित बाजार है, पैकेज दूध की मांग कम है, अभी भी ग्वाला ही दूध देने आता है, ठीक है। दूध में मिलावट और हानिकारक रसायन आम है, इसके लिए सजाए मौत होनी चाहिए मेरे हिसाब से। कोई भी खाने की के सामग्री पे अगर आप मिलावट करते हैं तो उनकी पड़ोसी तक की, मतलब मैं सरकाजम कर रहा हूं कि पड़ोसी तक की घर की कुर्की जब्ती होनी चाहिए। अब आप एक क्वेश्चन पूछिएगा, सर पड़ोसी क्यों क्यों पड़ोसी ने इन्फॉर्म नहीं किया, हालांकि पड़ोसी की सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। एक नया कानून बनाया जाना चाहिए कि दूध में पानी भी मिला रहे हैं तो भी सजा है, घर कुर्की जब्ती हो जाएगा कम से कम। जी शिवांगी जी, A1 क्वालिटी मिल्क और A2 क्वालिटी मिल्क, क्वेश्चन। A1 क्वालिटी मिल्क और A2 मतलब ये समझ में नहीं आया मुझे, कैटेगराइजेशन की बात हो रही है क्या? काउ मिल्क समझ में आया, बफेलो मिल्क समझ में आया, एक कम पानी मिला हुआ ऐसा कुछ है क्या? A1 और A2 क्या होता है? शिवांगी जी थोड़ा सा इसको क्लियर कीजिएगा। तो पशु स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, ऑक्सीटोसिन दे के जबरदस्ती दूध निकाला जा रहा है, रोग हो गया तो उसका कुछ पता नहीं है, दूध निकाल दिया, कूड़ा करकट खाने के लिए छोड़ दिया गौ माता को, है ना। चलिए, गौ माता को चोट लग रहा है, गौ माता क्या खा रही है, क्या क्या फर्क पड़ रहा है ना। तो ये तो दिक्कत है, काउ बेल्ट में ये दिक्कत है। तो प्रशासनिक बाधाएं भी है, राज्य सरकार अत्यधिक इंटरफेयर करती है सहकारी संस्थाओं की, जिससे उनकी ऑटोनॉमी कम होती है। प्रोसेस करना हो या स्टोर करना हो तो उसमें किसानों के पास आय या दूध की लाभप्रदता जो होती है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण किसानों को जितनी आय होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पा रही है, सीधी सी बात है। चलिए, ठीक है, मुझे अलग से लिख के दे दीजिएगा ये शिवांगी जी। अब ये मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या आप पूछना चाह रही हैं। चलिए, A1 A2 क्या है। चलिए, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अब आप कुछ, ये थोड़ा सा मुझे भी पढ़ने में दिक्कत आ जा रही है, काफी छोटा लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ नया करने के चक्कर में कुछ और ना हो गया इस तरह से, है ना। तो ये गोकुल मिशन वगैरह जो है उसको मैंने चार्ट फॉर्म में दे दिया था, तो क्या किया जा सकता है उस पर बात कर लेते हैं। तो जो चीज मैंने ऊपर जो समस्या बताई है उसी समस्या को आपको क्या करना है, वे फॉर्मूल में दिखा देना कि भाई अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, कोल्ड चेन है, उसका जो प्रयोगशाला है, ठीक है, लेबोरेटरी है, पशु चिकित्साएं जो सेवाएं सर्विसेज हैं, डॉक्टर होना चाहिए, इक्विपमेंट होना चाहिए, गांव और जिला स्तर पर ये डेवलप होनी चाहिए। क्योंकि ये सारी चीजें शहर में नहीं खोलना होगा, खोलना तो गांव में होगा। शहर में कौन गाँव गाय पाल रहा है भाई, बहुत कम लोग पाल रहे हैं ना। चलिए, प्रौद्योगिक लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसको अपनाया जा सकता है, तो वैज्ञानिक तरीकों से कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सहकारिता का समर्थन सपोर्ट किया जाना चाहिए कि दूर दराज के क्षेत्रों में अगर सहकारी संस्थाओं को लाभ और जागरूकता का विस्तार तभी हो पाएगा। प्रोसेस में, हाँ ये देखिए A2 घी, अच्छा अच्छा ये पूछ रहे थे आप शायद, ठीक है। तो प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा दे, जैसे कि A2 घी, जैसे मूल्य वर्धित उत्पाद होगा, यानी उसमें कुछ और ऐड कर दिया गया है, उसका निर्माण करके और ब्रांडिंग को प्रोत्साहन करें। A1 और A2 मिल्क जो था, अगर आप ये जानना चाह रही हैं इससे रिलेटेड, तो जैसे हमने चावल पे के दाने पे क्या है, कुछ
वाइटामिन को, सप्लीमेंट को ऐड कर दिया और उसे एक पूरा फसल तैयार कर ली या प्रोडक्ट तैयार कर लिया, ऐसे समझिए। तो इसमें भी वही चीज है, ठीक है, उसमें फैट की मात्रा कम हो जाएगी, ठीक है, इस टाइप से किया जा सकता है। पता है, मैं पूछ रही हूँ कि इसमें लिख सकते हैं? ओके, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं शिवांगी जी। तो अब सवाल कैसे आएगा, इस पे थोड़ा डायमेंशन पे बात कर लेते हैं, नहीं तो तब तक ये क्वेश्चन पढ़ने का फायदा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है, इसमें दूर क्षेत्र वगैरह के लिए नहीं आएगा। एक तो कोऑपरेटिव से, सहकारिता से जोड़कर किसान, उसकी आय, ठीक है, और पर्यावरण, पर्यावरण या स्वास्थ्य, हेल्थ, ये जोड़कर एक क्वेश्चन इस टाइप से बन सकता है, ठीक है। कम से कम 4-5 डायमेंशन जब तक नहीं होगा, यूपीएससी सवाल अब नहीं पूछने वाली मेंस में। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, सवाल ऐसे ही आएगा। तब आप ये कह सकते हैं कि सर सबको मिला के फिर हम एक, आप क्यों नहीं पढ़ा दे रहे? तो फिर मालूम चलेगा कि 1.5 घंटे की क्लास में पूरा का पूरा एक टॉपिक पे ही चला गया, फिर भी वो खत्म नहीं होगा। तो इसीलिए आपको कॉपी कट करना आना चाहिए। कॉपी कट का मतलब जो मैंने इस टॉपिक को पढ़ाया दूसरे टॉपिक से कोरिलेट करना आपको आना चाहिए, ये सीखना है, ठीक है शिवांगी जी। चलिए, इसमें कोई डाउट है किसी को? चलिए, जीएसटी की समीक्षा की मांग हो रही थी, ठीक है। एक लोक लेखा समिति है, ये इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इसी ने जांच की है, ठीक है, मतलब समीक्षा करना है नहीं करना है। तो पार्लियामेंट्री जो कमेटी है ऑन पब्लिक अकाउंट्स, पैक इसको कहा जाता है, ये मांग की गई है। पैक ने कहा कि भैया इसको चलो थोड़ा रिव्यू कीजिए। ऊंचे शुल्क वगैरह ठीक है इस पे। हाँ, इनपुट क्रेडिट देखिए, ये पहले ये समझ लीजिएगा, संक्षिप्त समाचार एक आध लाइन इसका हम मेंस में ले सकते हैं, वो मैं मेंशन करवा दूंगा। बट ये 95% तक या 98% तक प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा पूरे मैगजीन में, ये ध्यान रख के पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, इनपुट क्रेडिट टैक्स क्या होता है, यानी आपने एडवांस में जो पैसा सरकार को जमा किया, तो वापसी में देरी होती है, सरकार से वहां से वापस आने में देरी होती है, तो नकदी प्रवाह पर इसका असर पड़ता है और इसमें वैश्विक प्रतिस्पर्धा घटती है। ये प्रीलिम्स के लिए अलग से देख लीजिएगा बस। जैसे हर व्यक्ति, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट जो है आपका बिजनेस है, तो आपने क्या टैक्स के लिए एडवांस टैक्स पेमेंट कर दिया, अब वो टैक्स जितना कटना चाहिए था उतना कटने के बाद जो वापस आपको मिलना चाहिए पैसा, अगर ज्यादा आपने पैसा जमा कर दिया तो उसमें से काट के गवर्नमेंट वापस करती है, तो वो पैसा अटका रहता है गवर्नमेंट के पास। तो मार्केट्स में फ्लो में, नकदी जो कैश फ्लो है उसमें कमी आ जाती है, ठीक है। और कंपटीशन कि भैया हम, अगर मान लीजिए मेरा 10 करोड़ फंसा हुआ है गवर्नमेंट के पास, तो मैं उस 10 करोड़ का अमाउंट, कोई छोटा अमाउंट तो है नहीं, या 5 लाख का ही हो, 2 लाख का ही हो, तो गवर्नमेंट के पास है, वो वापस जब तक आएगा, और 6 महीने की देरी हो गई तो फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इस पे ध्यान देने की जरूरत है, तो ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। चलिए, डबल टैक्सेशन ठीक है, इसको अलग से छोड़ दीजिए। और तो उसमें कुछ टैक्स चोरी के बावजूद, ठीक है, मॉडल, ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स चोरी हो रही थी, ठीक है, तो इन्होंने बंद ही कर दिया है, वो तो ठीक है। चलिए, आईजीएसटी क्या है, ये तो पता ही होगा कि भाई जीएसटी, और इसे एक स्टेट जीएसटी, और एक तीसरा जो है वो केंद्र शासित जो राज्य हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख काइंड ऑफ, ठीक है, उनके लिए लगाया था। 8 राज्य हैं ऐसे जो केंद्रीय के अंतर्गत आते हैं, चलिए ठीक है, बस इसी को आप देख सकते हैं, बाकी चीजें छोड़ सकते हैं।
पढ़ सकते हैं, पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, चलिए। कुछ नया चीज मैंने किया था, जैसे कि आप लोगों के बुकलेट में जरा सा मुझे बताइएगा, ये एज इट इज आया है या कुछ अलग तरीके से आया है? इसको मैंने, जैसे देखिए ये 2 कॉलम में है, बट यहाँ पे मैंने इसको सिंगल कॉलम किया था। तो ये आप लोगों की सुविधा के लिए किया गया, जल्दी से बताइएगा। चलिए, और बात कर लेते हैं। CSR, IBC, ESG, इसको प्रभावी बनाने की सिफारिश की गई है। ठीक है, CSIR ये क्या है? कॉर्पोरेटिव सामाजिक उत्तरदायित्व। ये तो बताया ही गया है कई बार कि भाई आपका कोई भी कंपनी का जो प्रॉफिट लगातार 3 साल 2% का अगर प्रॉफिट दे रही है, तो सॉरी 3 साल तक प्रॉफिट दिखा रही है, तो उस प्रॉफिट का 2% आपको खर्च करना पड़ेगा। किस पे? पब्लिक वेलफेयर पे। किसी भी कंपनी के लिए मैंडेटरी है। ठीक है, तो इस मैंने आप लोगों को ये इसके डिटेल भी बताई थी कि बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो अपना एक NGO खोल लेती हैं और उसी पे पैसा खर्च करती हैं, और सरकार को दिखाती है कि देखो हमने पब्लिक वेलफेयर पे पैसा खर्च कर दिया है ना। चलिए, IBC, कंपनियां वगैरह जो हैं वो प्राइवेट प्राइवेट हॉस्पिटल अलग काम करते हैं भाई। हाँ, हॉस्पिटल भी खोलते हैं वो लोग। ठीक है, जहां से टैक्स बच जाए, है ना। चलिए, वो तो आम आदमी भी करता है भाई। उसमें सिर्फ इंडस्ट्रियल ही पैसा बचा रहे हैं ऐसा नहीं है। मजदूर सिर्फ दिखने के लिए मजदूर है। अगर हर मजदूर को उसके काम को तय कर दिया जाए कि इतना प्रोडक्शन आपको करना ही है, ये काम इतना आपको महीने में करके देना है, तभी आपको सैलरी मिलेगी, तब तो फिर मजदूर एकता जिंदाबाद हो जाएगा ना। चलिए, इसीलिए इन सब से बचने के लिए ही गिग इकोनॉमी बहुत ज्यादा बूम कर गई है कि मजदूरों के या वर्कर के टैंट्रम हमें नहीं झेलने हैं। ठीक है, चलिए। दिवाला, ये IBC का सॉल्यूशन, इस पर मैंने डिटेल में बात की है। ठीक है, ये बहुत सिफारिश की है। ये भी आप एक अलग से देख सकते हैं प्रीलिम्स के लिए। ग्रीन वॉशिंग, ये टर्म्स आया था, UPSC में पूछ लिया गया है। पर्यावरण, सामाजिक और शासन, गवर्नेंस को रेगुलेट करने के लिए बेसिकली, यानी ग्रीन वॉशिंग क्या है, एक बार फिर से आपको के लिए रिपीट कर दे रहा हूँ। ग्रीन वॉशिंग कि भैया पर्यावरण, आप मेरा AC खरीद लीजिए, पर्यावरण को ये सपोर्ट करता है, नुकसान नहीं पहुंचाता, यानी भ्रामक आपने जानकारी दी। इसको लगाइए तो बिजली जो है वो आपका 10,000 रुपये बचत बचत कर देगी। अरे भैया, कहाँ से कर देगी? 2 स्टार है तो 5 स्टार का हल्ला कर दिया। भ्रामक जानकारी है ना। दाने दाने में केसर का स्वाद काइंड ऑफ। हालांकि वो अलग चीज है, ये अलग है। ग्रीन वॉशिंग टर्म्स है ना। चलिए, चलिए, इसको छोड़ दीजिए। कृषि पर संसदीय स्थायी समिति की मत्स्य क्षेत्र पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। ठीक है, ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस रिपोर्ट को आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं कि रिपोर्ट की कुछ मुख्य बातें हैं, वो सब आप उसकी चर्चा कर सकते हैं सुझाव में, कि आप क्या सुझाव उपाय सुझाएंगे। तो आप इसी कमेटी की रिपोर्ट किसी पर आप दे सकते हैं, लिख सकते हैं। अपनी कोई रिपोर्ट अलग से मत बना दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं जरा सा, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। उद्देश्य क्या है इस तरह का जो संसदीय स्थायी समिति की जो रिपोर्ट है, किस पे है? मत्स्य क्षेत्र पे। ठीक है, मत्स्य मतलब वो मछली वाला। ठीक है, जॉब ऑफ क्रिएशन के लिए फिशरी। तो भारत की रैंकिंग की बात करें तो तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और ग्लोबल लेवल पे ये 8% जो है ये प्रोड्यूस करता है। प्रीलिम्स के लिए UPPCS एंड UPSC दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स। ठीक है, कंट्रीब्यूशन अगर GVA की बात करें तो ये 4% का कंट्रीब्यूट करता है, जो अभी बढ़ के थोड़ा सा बढ़ गया है मत्स्य क्षेत्र का। पिंक रिवॉल्यूशन जो हुआ है। ठीक है,
मत्स्य अनुसंधान में ठीक है, इन्होंने काम किया है किशोर मछलियों के लिए, ठीक है। एलईडी फिशिंग जैसे हानिकारक पद्धतियों को, अच्छा, किशोर मछलियों का शिकार पर कमजोर नियंत्रण, यानी जो छोटे बच्चे मछली के जो बच्चे होते हैं उसको भी जाल में फंसा के उसको भी मार दिया जाता है, तो वो सब नहीं होना चाहिए। तो जो जाल है, नेट जो है, उसका साइज बड़ा रखना है ताकि छोटी मछलियां निकल जाए, ठीक है। तो ये टर्म्स है, ये टर्म्स आपसे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, ओनली फॉर यूपीएससी, ठीक है। ये ट्रॉलिंग मैंने बताया भी है आपको, ये जो ट्रॉलिंग है ये इतना बुरा है कि ये सागर को लगभग जापान में तो खाली कर दिया गया, सागर खाली का मतलब मछली बहुत कम रह गई है वहां पे। एक बड़ा सा नेट है, 5 किलोमीटर के या 2 किलोमीटर के साइज का होगा नेट, ठीक है। और उसमें जो भी आया उस नेट में सब मरेंगे अब, तो संसाधन बर्बाद हो रहे हैं उसमें। मत्स्य का जो संसाधन है वो आदमी के यूज में भी नहीं आ पा रहा, उसको मार के कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको एक बड़े से जाले के साथ सबको खींच लेना, वो पद्धति है, ठीक है। चलिए, प्रोसेस नहीं हो रहा, ठीक है, जानबूझकर ठीक है। और क्या है, 1 मिनट, एक टर्म्स मुझे दिख रहा है, ब्रूड स्टॉक, इस पर ज्यादा डिपेंडेंसी दिखाई जा रही है, ये भी ठीक नहीं है। मत्स्य को लेकर ये पॉइंट आप दे सकते हैं मेंस में अगर आता है तो, पर डायरेक्ट मत्स्य से सवाल बन जाए ऐसा होगा नहीं, ये प्रीलिम्स के लिए ही होगा। सिफारिशों में आप दे सकते हैं कि हाँ वही देखिए, न्यूनतम वैध जाल की जाली का आकार जो है उसको यूनिफॉर्मिटी बनाए रखना है, जाल का साइज बड़ा हो, ठीक है, छोटी छोटी मछलियां बाहर निकल जाए उससे, है ना। रेनवेन ठीक है, सिफारिशें ठीक है। ये देखिए, सवाल आएगा यहां से, प्रीलिम्स में इसके डिटेल चाहिएगा आपको कहीं ना कहीं, तो मेरे मैगजीन में मिल जाएगा किसी ना किसी मंथ में। नहीं मिलता है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको इसका डिटेलिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होगा वो बता दूंगा, ठीक है। बाय द वे, अभी के लिए फिलहाल के लिए कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेस और परिवहन ढांचे को मजबूत करना इस योजना का उद्देश्य है, ठीक है। निर्यात बढ़ाना वगैरह सारी चीजें। चलिए, सहकारी चीनी मिल के लिए योजनाएं बनाई गई, चीनी मिल के लिए, लेकिन क्या है, कोऑपरेटिव है। सहकारी देखिए, फिर से आ गया। मंत्रालय कौन सा है, तो खाद्य मंत्रालय है, सार्वजनिक वितरण विभाग है इसका। मंत्रालय कौन सा है, उपभोक्ता मामले का मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है। और डिपार्टमेंट कौन सा है, मंत्रालय अलग होता है, इसके अंडर में डिपार्टमेंट होते हैं। तो एक मंत्रालय के अंडर में 10 डिपार्टमेंट हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, फीड स्टॉक वगैरह जो है, क्योंकि गन्ना और चीनी जो है यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, टॉपिक है, हर बार पूछता ही पूछता है। शिवांगी जी, तटीय कटाव से मत्स्य, मत्स्य उद्योग को हानि हो रही, बिल्कुल हो रही है मैडम जी, बिल्कुल हो रही है। फूड के संबंध में मैंने बताया भी है, ठीक है। योजना का प्रकार क्या है, एथनॉल, चलिए ठीक है। 1 मिनट मुझे थोड़ा सा देखने दीजिए, सहकारी चीनी मिल, ठीक है। हाँ, इस योजना को क्यों लाया गया है पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। तो जो भी गन्ना आधारित जो गन्ना से क्या एथनॉल निकाला जा रहा है, तो मल्टी फीड स्टॉक संयंत्रों में बदलना, यानी सिर्फ गन्ना पे ही ना हो, मक्का या खराब अनाज है उसका भी यूज हो जाए, यानी मशीन जो है इस तरह से बनाया जाए कि सिर्फ गन्ना को यूज करने के लिए ना हो, वो मक्का या खराब अनाज है उसको भी हम ड्रेन, उसको पीस कर उससे हम एथनॉल निकाल सके, मशीन निकाल सके, इस तरह का मशीन हमें लगाना होगा। मतलब बेसिकली इसका पर्पस यही है। और संशोधित एथनॉल अगर आप निकालते हैं तो ब्याज में आपको एक रिबिट मिलेगा, सब वर्षन
स्कीम है, ये उसी का हिस्सा है ये। गवर्नमेंट इसके लिए 6% की वार्षिक ब्याज जो है, और किसी बैंक या संस्थाओं द्वारा वसूले गए ब्याज का 50%, जो भी कम होगा वो ब्याज के रूप में अनुदान आपको मिलेगा, रिबेट मिल जाएगा, पैसे की वापसी हो जाएगी, इस तरह से है। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे यहाँ पे जो चीनी है वो सबसे ज्यादा गन्ने से उत्पादित की जाती है। चीनी चुकंदर से भी होती है, बट चुकंदर से चीनी सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन करता है वर्ल्ड में जल्दी से? अच्छा, गन्ना को क्या हम कैसे उपजाते हैं? कलम विधि से? कैसे? क्या नाम है आपका, मिसबा फातिमा जी? कट करके जैसे रोज है वैसे ही कुछ, या उसका बीज होता है गन्ने का, क्या होता है? गन्ना कितने दिन में तैयार होता है? कितने दिन में गन्ना की फसल तैयार होती है? ये सब कुछ डिटेल कर लीजिएगा। गन्ना, चीनी, ये कोयला, लोहा, सीमेंट, ठीक है, ये सब, एल्यूमिनियम। अब रेयर अर्थ मेटल पे फोकस कीजिएगा जरा सा, क्वेश्चन अभी उससे नहीं आया तो आ जाएगा अब। ठीक है, अलग से नोट कर लीजिएगा, रिपीट करने मत मत बोलिएगा, क्योंकि जो दिमाग में आ रहा है वो मैं बोलता चला जा रहा हूँ, देख के तो नहीं बोल रहा हूँ कि मैं फिर से रिपीट कर दूं। ठीक है, चलिए। यूपीएससी, ओनली फॉर यूपीएससी। ठीक है, चलिए। तंबाकू पर योजना, ठीक है भैया, चलिए देखते हैं तंबाकू। भारत में दूसरा, दुनिया में तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, चीन के बाद दूसरा है, और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है ब्राजील के बाद। दोनों में ही हम सेकंड स्थान पे हैं। गुजरात में सबसे ज्यादा होती है 45%, टोटल प्रोडक्शन का 30% होता है। आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर पे है, थर्ड पे कर्नाटका है, फिर उत्तर प्रदेश है, फिर बिहार है। प्रीलिम्स, यूपीएससी, हालांकि तंबाकू पर, ठीक है, ये भी देख लीजिए। टेम्परेचर कितना डिग्री होना चाहिए? 22 to 27 के बीच में होना चाहिए। वर्षा 500 mm से मिलीमीटर से तक हो जानी चाहिए। यदि वर्षा आधारित है तो 1200 मिलीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र उपयुक्त नहीं माना जाता। मिट्टी की बात करें तो लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में ये हो जाता है, बालू मिट्टी को छोड़कर। ठीक है, तो काली मिट्टी पर सिगरेट तंबाकू उगाया जाता है। काली मिट्टी ज्यादा है तो कपास हो गया, कपास भी है, तंबाकू भी है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा तंबाकू के लिए। सबसे, ये तंबाकू कौन लेके आए थे? पोर्चुगीज लेके आए थे। क्लियर है? चलिए, ठीक है। एक पीढ़ी में उच्च आय अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में विश्व बैंक की रिपोर्ट बनाई गई। एक पीढ़ी में, यानी कि एक पीढ़ी का मतलब कि एक जनरेशन की बात हो रही है, बिकमिंग अ हाई इनकम इकोनॉमी इन अ जनरेशन। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट क्या कह रही है, चलिए देख लेते हैं। भारत को 2047 तक अगर हाई इनकम कंट्री बनना है तो 22 सालों में उसे कितना चाहिए? 7.8% की दर से वृद्धि, ग्रोथ करनी पड़ेगी। ग्रोथ की बात हो रही है, पीसीएस में आएगा। ठीक है, पीसीएस मतलब यूपी पीसीएस, बिहार किसी में भी आ सकता है। वर्तमान स्थिति क्या है? तो अभी 2007-8 में ये लो मिडिल इनकम कंट्री बना, 32 में ये अपर मिडिल इनकम कंट्री बनने की संभावना है। ठीक है, चैलेंजेस क्या होगा? क्योंकि अभी हमें स्ट्रक्चरल जो चेंजेस है वो बहुत ही धीमा है, यानी कृषि में अभी भी 45% लोग इंडक्ट है, वर्कफोर्स हमारा है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विस में रोजगार कम है। तो ये चैलेंजेस सबसे बड़ा है, और ये 2047 में विकसित भारत को, मैं क्वेश्चन ही बता दे रहा हूं, भारत को विकसित बनाने या विकसित
बनने की राह में चुनौतियां। ठीक है, निजी निवेश में भी गिरावट आई है, कृषि में तो बिल्कुल नहीं है। 2008 के बाद ये घट गया है ना। 90 के सुधारों के बाद बढ़ा था, लेकिन अब 2008 के बाद ये घट गया है। ये प्रीलिम्स में भी आ सकता है ना। डेमोग्राफिक जो डिविडेंस है, डिविडेंड जो है ये 2000 से लेकर 2019 तक के बीच में जो कार्यशील जनसंख्या है ये हमारी बढ़ गई थी, लेकिन रोजगार यानी 38% या 37% बढ़ गई वर्कफोर्स हमारी, लेकिन जॉब उसका ठीक आधा बढ़ पाया। वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें तो 58% है। इसका मतलब है, इट मींस कि महिला और पुरुष के बीच में अंतर कितना है, मतलब कितने महिला, मतलब पुरुष 58% काम कर रहे हैं और 42% महिलाएं हैं। अभी घट के 49% में आ गई है। ठीक है, तो अभी तक हम अपना जो डेमोग्राफिक जो डिविडेंड होना चाहिए था उसका हम यूज ही नहीं कर पाए अभी तक। तो क्या किया, रणनीति क्या है इसके लिए? निवेश को 2035 तक, अगर हमें 47 में 2047 तक हमें डेवलप्ड नेशन बनना है तो जीडीपी का 33.5 से बढ़ाकर 40% करना होगा। बेहतर वित्तीय जो विनियमन यानी रेगुलेशन करना होगा, एमएसएमई को सपोर्ट करने के साथ साथ। ठीक है, जॉब क्रिएशन के लिए कृषि, फूड इंडस्ट्री जो है, प्रोसेस जो है, मैन्युफैक्चरिंग और परिवहन, देखभाल, अर्थव्यवस्था के जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देना होगा। पिछड़े राज्यों में बुनियादी सेवाओं पर जोर हमें फोकस करना होगा और विकसित राज्यों में उन्नत सुधार को और इम्प्रोवाइज करना होगा। तो अर्थव्यवस्था देखिए, अगर हम बात करें भारत की आर्थिक प्रगति की बात करें 2 दशकों में, दशक का मतलब 10 साल होता है, तो 2 दशक मतलब 20 साल। 20 सालों में अगर हम बात करें तो अर्थव्यवस्था 4 गुना बढ़ गई है, जीडीपी 3 गुना बढ़ गई है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में हिस्सा जो अगर हम बात करें, अभी कितने नंबर पे है? 4th पे है, 5th पे है ना शायद, आई थिंक। पीपीपी के मामले में 3rd में है और जीडीपी के मामले में ये 5th नंबर पे है ना। ये देखिए 5 पे है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब 4th पे आ गई है ना। चलिए, नहीं तो जब ये पहले वाली बात है, अब 4th पे आप पहुंच गई है ना। पर मुझे लग रहा है शायद फिर 4th में नहीं, फिर अभी 5th पे ही है शायद, जापान से ऊपर, तो फिर 4th में होगी। चलिए इसको अपडेट कर दीजिए, क्योंकि मार्च महीने का है ना। अत्यधिक गरीबी में गिरावट के कारण बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है। महामारी पूर्व औसत वृद्धि कितनी थी? 6.7% थी। वैश्विक अर्थव्यवस्था में हिस्सा की अगर हम बात करें तो ये बढ़ के अब 3.4% हुआ है कंट्रीब्यूशन। तो हमें जीडीपी को 8 गुना अधिक बढ़ाना पड़ेगा अगर हमें 47 तक हाई इनकम कंट्री में अगर शामिल होना है तो 8%, 10% से नीचे ग्रोथ होना नहीं चाहिए, तब जाके हो पाएगा। ठीक है, चलिए, क्लियर है। कल हम यहां से स्टार्ट करेंगे। जल्दी से मुझे बता दीजिए, कोई आप लोगों का सवाल हो तो बता सकते हैं। इसका मैंने ये जो क्वेश्चन है, तो कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा थोड़ा सा, और इस पर थोड़ा सा हो सके तो लिख के भी दिखाइएगा। डेटा भी है, बहुत डेटा तो नहीं है शिवांगी जी। डेटा 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। जल्दी से बताइए, किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो आप खाली पहले यस लिख दीजिए, फिर मैं वेट कर लेता हूँ, आपके क्वेश्चन को एड्रेस कर लूंगा। चलिए, किसी का? चलिए, ओके गाइस, बाय फॉर नाउ। और हाँ, ये कल वाली क्लास जो है अभी यूट्यूब पे लग जाएगी।